बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में वस्तुओं का वर्गीकरण भाग 2, कक्षा 2 में गणित विषय में गिनो मगर समूह में, कक्षा 3 में हिंदी विषय में देश की माटी कविता, कक्षा 4 में गणित विषय में घड़ी में समय देखना भाग 2। वस्तुओं के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के उदाहरण। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके अलग अलग समूह कैसे बना सकते हैं। आपने यह भी जाना कि समूह बनाने की इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के कुछ उदाहरण, जिनमें हम वस्तुओं की विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाएंगे। सुबह का समय है और छोटू की माँ कपड़े भिगो रही हैं। छोटू अपनी माँ की मदद करने आता है। माँ, आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं कपड़े धोने से पहले उन्हें अलग कर रही हूँ। क्या मैं आपकी मदद करूँ? हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम कपड़ों को उनके रंग के आधार पर अलग अलग बाल्टियों में डाल सकते हो? ठीक है। छोटू कपड़ों को देखता है और सारी शर्ट एक बाल्टी में डाल देता है, सारी पैंट दूसरी बाल्टी में डाल देता है और सारी साड़ियाँ तीसरी बाल्टी में डाल देता है। यह देख के उसकी माँ हंस पड़ती है। छोटू को समझ में नहीं आता कि उसकी माँ हंस क्यों रही है। क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू की माँ क्यों हंस पड़ी? क्या छोटू ने कपड़ों को ठीक से अलग किया है? माँ, आप हंस क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें कपड़ों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए बोला था, मगर तुमने उन्हें उनके प्रकार के आधार पर अलग किया है। ओहो, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। छोटू सब कपड़ों को बाल्टियों से बाहर निकालता है और फिर सभी सफेद कपड़ों को एक बाल्टी में डालता है, नीले कपड़ों को दूसरी बाल्टी में डालता है और सभी लाल कपड़ों को तीसरी बाल्टी में डालता है। इस तरह छोटू ने कपड़ों की एक विशेषता यानी रंग के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके उनके अलग अलग समूह बनाए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। इसे वर्गीकरण ही कहते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो ना कुछ खाते हैं। ठीक है बेटा, मगर अभी कुछ बना हुआ नहीं है। मैं जल्दी से दाल चावल बना देती हूँ। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ रसोई में चलता हूँ। छोटू और उसकी माँ रसोई में जाते हैं। रसोई में शेल्फ पर दाल का डब्बा राजमा के डब्बे के पीछे रखा है। छोटू की माँ दाल का डब्बा उठाने लगती हैं,
कि उनके हाथ से दोनों राजमा और दाल के डब्बे गलती से गिर जाते हैं और दाल और राजमा दोनों मिल जाते हैं। ओहो, दाल तो राजमा के साथ मिल गई है। क्या तुम दाल और राजमा को अलग करने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। छोटू फिर दाल को एक कटोरी में और राजमा को एक अलग कटोरी में डालने लगता है। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू क्या कर रहा है? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो। वह दाल और राजमा को उनके रंग और आकार के आधार पर वर्गीकृत करके दो अलग कटोरियों में उनके समूह बना रहा है। यह लीजिए माँ, दाल और राजमा अलग हो गए हैं। बहुत अच्छे छोटू, धन्यवाद। चलो अब मैं जल्दी से तुम्हारे लिए दाल चावल बना देती हूँ। ठीक है माँ, तब तक मैं बाकी सबको भी खाना खाने के लिए बुला लेता हूँ। तो बच्चों, वर्गीकरण के उदाहरण देखने में मजा आया ना? बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि रंग और आकार जैसी विशेषताओं के आधार पर हम वस्तुओं को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं और इस प्रकार कैसे उनके अलग अलग समूह बना सकते हैं। मुझे आशा है कि यह विषय आपको ठीक से समझ आ गया होगा। बाय दोस्तों। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 2 में गणित विषय में गिनो मगर समूह में। गिनो मगर समूह में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हनी बनी और बंटी की प्यारी बातों से समूह में गिनती यानी काउंटिंग इन ग्रुप्स करना सीखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कैसे हो बनी? मैं एकदम मजे में हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये अलग अलग रंगों के फूलों का गुलदस्ता बनाया है। अरे वाह बनी, तुमने तो इस गुलदस्ते में सारे फूल जोड़ी यानी कि पेड़ में रखे हैं। ये जोड़ी क्या है? अरे, जोड़ी यानी कि पेड़ का मतलब एक जैसी वस्तुओं का समूह। देखो, इसमें 2 फूल लाल, 2 फूल पीले, 2 फूल गुलाबी है। अरे हाँ हनी, इस गुलदस्ते में तो फूलों की 3 जोड़ियां पेयर्स है। हाँ, तो यहाँ तीनों जोड़ियों यानी पेयर्स के कुल मिलाकर 6 फूल है। अरे वाह, ऐसे जोड़ियों में गिनती करना तो बहुत मजेदार है। हनी, क्या तुम मेरे घर चलकर गाजरें गिनने में मेरी मदद करोगी? हाँ, चलो बनी। ओहो बनी, यहाँ तो गाजरों का ढेर है। इसके लिए हमें और किसी की मदद लेनी पड़ेगी। देखो, वहां से बंटी आ रहा है। चलो, हम उसकी मदद लेते हैं। अरे बंटी, हम इन गाजरों को कैसे गिने? चलो, इसे 5-5 गाजरों का समूह बनाकर गिनते हैं। हम इन गाजरों को छोटे छोटे समूह बनाकर गिनेंगे। देखो, ये 5 गाजरें, 5 गाजरें, 5 गाजरें, 5 गाजरें
5 गाजरें और ये बाकी रही 5 गाजरें। तो बताओ यहाँ गाजरों के कुल कितने समूह है? यहाँ 5-5 गाजरों के कुल 6 समूह बने हैं। पर बंटी, गाजरों की कुल संख्या क्या है? अरे बनी, आओ इन्हें साथ में गिने। ये देखो 5 गाजर, जिसमें दूसरे समूह की 5 गाजर जोड़ने पर हुई कुल 10 गाजर, जिसमें जुड़े 5 गाजर कुल हुए 15। और इसी तरह हम 3 बार 5 और जोड़ेंगे तो पाएंगे कुल 30 गाजर। यानी हमारे पास यहाँ कुल 30 गाजर है। अरे वाह, अब तो मैं समूह में गिनना और समूह बनाना भी सीख गया। बंटी, क्या हम इन गाजरों का फिर से ढेर बनाकर उनको 10-10 के समूह में रखकर गिन सकते हैं? हाँ जरूर, पर इस बार 10-10 के समूह बनी बनाएगा। क्यों बनी? हाँ, देखो अनी, ये 10 गाजरें और बाकी बची 10 गाजरें। तो यहाँ 10, 10 और 10 कुल मिलाकर हुई 30 गाजरें। शाबाश बनी, बहुत अच्छे। चलो अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद बंटी। आज हमने समूह में गिनती यानी काउंटिंग इन ग्रुप्स करना सीखा। अगले वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा समूह में गिनती की प्रक्रिया को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 3 में हिंदी विषय में देश की माटी कविता। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 3 विषय हिंदी का पाठ देश की माटी लेकर के आई हूँ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। ये पाठ किसने लिखा है? बच्चों, ये एक कविता है। देश की माटी कविता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने भारत देश की उन्नति, विकास, प्रेम और भाईचारे के लिए प्रार्थना की है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, इस देश की मिट्टी, पानी, हवा, फल सभी मधुर और रसीले हो। इस देश के घर, घाट, वन और रास्ते सभी सरल और सीधे हो। देश के लोगों का शरीर, मन और घर पवित्र और स्वच्छता से भरा हो। हे ईश्वर, देश के प्रत्येक मनुष्य की इच्छाएं और आशाएं, देश की शक्ति और देश की भाषाएं सभी एक हो। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर से विनम्र प्रार्थना की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी कविता है। सुनाइए ना मैडम। हाँ मेरे बच्चों, देश की माटी कविता को मैं आज आपको सुनाती हूँ। सुनिए और मेरे साथ साथ दोहराइएगा। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन। विमल बने प्रभु विमल बने, विमल बने प्रभु विमल बने।
देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा। एक बने प्रभु एक बने, एक बने प्रभु एक बने। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर कविता है, लेकिन इसका अर्थ भी समझाइए ना मैम। हाँ जरूर मेरे बच्चों, इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, इस देश की माटी यानी कि मिट्टी, इस देश का पानी और देश की हवा और देश के फल सभी रस से भरे हो, मोहक हो। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट। सरल बने प्रभु सरल बने। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि हे ईश्वर, इस देश का प्रत्येक घर और प्रत्येक नदी या तालाब का किनारा, इस देश के जंगल और देश के सभी रास्ते सरल अर्थात सीधे हों। कवि ईश्वर से प्रत्येक दुर्गम और कठिन मार्गों को सरल बनाने की प्रार्थना कर रहा है। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। हाँ बच्चों, इन पंक्तियों में कवि प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, देश के सभी मनुष्य के शरीर और उनके मन स्वच्छ और निर्मल हो। इस भारतवर्ष के प्रत्येक घर में रहने वाले भाई बहन आपस में मिलकर रहे, उनका रिश्ता पवित्र और निर्मल हो। बहुत सुंदर कविता है मैडम, और बताइए ना। आगे कवि कहता है, देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा। एक बने प्रभु एक बने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि हे ईश्वर, इस देश के हर मनुष्य की इच्छा और आशा एक हों। इस देश की ताकत और पूरे देश के लोगों की भाषाएं एक हों, अर्थात सभी लोगों के विचार, शक्ति व भाषा एक हो जाएं। आगे कवि कहता है, देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे ईश्वर, इस देश की मिट्टी, देश का जल, देश की हवा और देश के फल रसीले बन जाएं, ये सभी रस से भरे हों। मैडम, इस कविता में एक शब्द आया है विमल, उसका मतलब क्या होता है? मेरे बच्चों, इस कविता में कई नए शब्द आए हैं। इस कविता में विमल शब्द जो आया है उसका अर्थ होता है निर्मल और स्वच्छ। इसके साथ ही इस कविता में और नए शब्द आए हैं, जैसे सरस। सरस का अर्थ होता है मेरे बच्चों रसीला या मोहक। घाट, घाट का अर्थ होता है किनारा, तट के आसपास का स्थान। इस कविता में वन भी शब्द प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ होता है जंगल। वन का अर्थ होता है जंगल। बाट, बाट का अर्थ होता है मेरे बच्चों रास्ता या राह। विमल यानी कि निर्मल और स्वच्छ। शक्ति, शक्ति का अर्थ होता है ताकत, बल। और प्रभु, प्रभु का अर्थ यानी कि हम ईश्वर या भगवान को प्रभु कहते हैं। इस तरह इस कविता में कुछ नए नए शब्दों का प्रयोग हुआ है। मैडम, कविता तो हमें बहुत अच्छी लगी। अब हम भी इस कविता को याद करते हैं। हाँ मेरे बच्चों, अब आपकी बारी है। आप भी इस कविता को याद कीजिए और पूरे हाव भाव के साथ फिर मुझे सुनाइए। देश
की माटी, देश का जल, हवा देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। बहुत खूब मेरे बच्चों, अब आपकी बारी है। आप घर बैठे बैठे अपनी पुस्तक में से इस कविता को पढ़िए और याद करिए, फिर मुझे सुनाइए। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 4 में गणित विषय में घड़ी में समय देखना भाग 2। घड़ी में समय देखना भाग 2, रीडिंग अ क्लॉक पार्ट 2। आज हम सीखेंगे घड़ी को घंटे और मिनट के रूप में कैसे पढ़ा जाता है। सर, हमने आपका दिया होमवर्क कर लिया। कौन सा होमवर्क? सर, आपने कल हमें घंटे और मिनट की सुई को पढ़ना सिखाया था और हमसे पिकनिक का टाइम टेबल देखकर कहा था कि सभी टाइम के लिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनानी है। तो सर, मैंने दिए गए समय के अनुसार घंटे की और नेहा ने मिनट की सुई बनाई है। ओह हाँ, दिखाइए। देखते हैं पहला समय क्या है। पहला समय है सुबह 7:15। वंदना, आपने घंटे की सुई को 7 पर दिखाया है और नेहा, आपने मिनट की सुई को 3 पर दिखाया है, जो बिल्कुल सही है। सर, और भी देखिए। हाँ, सभी देखता हूं। हाँ, ये सभी तो सही हैं। आप घंटे और मिनट की सुई अलग अलग पढ़ना सीख गए और अब आप घड़ी को पढ़ सकते हैं। मतलब सर? मतलब आप घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं। अच्छा। ये देखिए घड़ी। एक घड़ी में 2 सुइयां होती हैं। छोटी सुई घंटे की सुई होती है, बड़ी वाली मिनट की सुई होती है। क्या आप इस घड़ी को देखकर यह बता सकते हो कि इसमें कितना समय हुआ है? कोशिश करते हैं सर। इसमें घंटे वाली सुई 1 पर है, इसका मतलब 1 बजे हैं। और सर, मिनट वाली सुई 2 पर है, इसका मतलब 10 मिनट हुए हैं। आप दोनों ने सही बताया है। अब हम घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का टाइम मिलाकर बोलेंगे, यानी 1:10। क्या सच में ये इतना आसान है? हाँ, देखिए, मैं इन सुइयों को घुमा देता हूं। अब आप बताइए कि क्या समय हुआ है। सर, अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घंटे वाली सुई 3 पर नहीं है, 3 से आगे चली गई है। हाँ वंदना, घंटे वाली सुई अगर 3 पर होती तो समय होता 3, पर क्योंकि यह 3 से आगे है, इसका मतलब है कि 3 से ज्यादा बजे हैं और यह 4 के पीछे है। इसका मतलब है कि 4 अभी तक नहीं बजे हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया कि किसी नंबर से आगे यदि घंटे की सुई निकल जाए तो उसको कैसे पढ़ना है। लेकिन सर, इस घड़ी से तो ये समझ में आ गया कि इस समय 3 से ज्यादा और 4 से कम बजे हैं, पर 3 से कितने ज्यादा बजे हैं ये कैसे बताएंगे? किसी घंटे से कितना मिनट ज्यादा है वही बताने के लिए तो मिनट की सुई को पढ़ा जाता है। नेहा, आप मिनट की सुई को पढ़िए। सर, 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 बज चुके हैं और 3 बजने के बाद 30 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। अगर हम इस घड़ी से समय पढ़ें तो हम कहेंगे कि 3:30 हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सर। जैसे जैसे आप समय पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको घड़ी पढ़ना पूरी तरह आ जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बताइए, अब क्या टाइम हुआ है? सर, घंटे की सुई 8 से आगे है, इसका मतलब 8:कुछ हुए हैं। कुछ नहीं, बल्कि 45 मिनट हुए हैं, यानी पूरा समय है 8:45। वेरी गुड, अब तो आपने बिल्कुल सही बताया। एक समय और बताइए, ये वाला। सर, 12 से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है।
सर मिनट की सुई तो 10 से आगे है और 3 पर पहुंची नहीं है, इसमें मिनट कैसे पढ़ेंगे? देखो नेहा, इस घड़ी के नंबरों के बीच में आप ये छोटे छोटे निशान देख रही हो। जी सर। हर निशान 1 मिनट को बताता है। जैसे अगर मिनट की सुई 2 पर हो तो हमको पता है कि 10 मिनट हुए हैं, पर अगर 10 से आगे निशान पर आ जाए तो हम कहेंगे कि 11 मिनट हुए हैं। उसके अगले पर 12 मिनट पढ़ा जाएगा, उसके आगे 13, फिर 14 और जब 3 पर आ जाएगी तब 15 मिनट हो जाएंगे। समझ गई सर, 12 मिनट हुए हैं। तो अब पूरी घड़ी को पढ़कर बताइए। जी सर, इस घड़ी के अनुसार अभी 12:12 हुए हैं। वाह नेहा और वंदना, अब आप बहुत अच्छे से घड़ी देखना सीख गए हो। एक बार बताइए, आपने आज क्या क्या सीखा? सर हमने जाना कि घड़ी में छोटी सुई घंटे की सुई होती है, बड़ी सुई मिनट की सुई होती है। यदि घंटे की सुई किसी नंबर से आगे निकल जाती है तो हम ये कहेंगे कि उस समय उस नंबर से ज्यादा हुआ है, और उस नंबर से कितना ज्यादा समय हुआ है यह देखने के लिए हमें मिनट की सुई को देखना होगा। घड़ी में जो छोटे छोटे चिन्ह बने होते हैं वो 1 मिनट को बताते हैं। वेरी गुड, अब आप घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं। धन्यवाद सर, अब हमारी क्लास शुरू होने वाली है तो हम चलते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा है कक्षा 1 में गणित विषय में वस्तुओं का वर्गीकरण भाग 2, कक्षा 2 में गणित विषय में गिनो मगर समूह में, कक्षा 3 में हिंदी विषय में देश की माटी कविता, कक्षा 4 में गणित विषय में घड़ी में समय देखना भाग 2। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में गणित विषय में क्रमबद्धता भाग 1, कक्षा 2 में इंग्लिश विषय में अ रैबिट एंड 2 डक्स व कक्षा 5 में पर्यावरण ईवीएस विषय में मिलकर करें सफाई। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन व मिशन ज्ञान। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग की शिक्षिका श्रीमती आशा सुमन जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या आपको किसी भी तरह की शंका है तो हमें ईमेल एड्रेस और ऑफिस के एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और ऑफिस का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।